हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के लिए और खास तौर से उन बच्चों के साथ जिनके पास इकोनॉमिक्स है हिंदी मीडियम में। आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, वो भी हिंदी में, और वो है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन फलन या फिर उत्पादन फंक्शन। अब 28 तारीख तक, जब तक कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, तब तक मैं आपको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र के सारे चैप्टर कराऊंगा, वो भी ऐसे ऐसी चीजों के साथ जो बिल्कुल आपके समझ में आ जाए। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी मीडियम का सबसे पहला चैप्टर, उत्पादन फलन। अब ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो ये 4 नंबर का आएगा या 6 नंबर का आएगा, और इसमें भी आपको चॉइस मिल सकती है, या तो आप इसकी थ्योरी वाला क्वेश्चन करोगे या फिर इसका न्यूमेरिकल। ठीक है, और मैं आज की इस वीडियो में दोनों ही चीजों को कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्पादन फंक्शन की डेफिनेशन को। यहां जहां मैंने फंक्शन लिखा है इसको हम उत्पादन फलन भी बोलते हैं, और दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा ही होता है। यहां फंक्शन लिखने का मतलब सिर्फ इतना था क्योंकि कुछ बच्चों को फलन बोलने में शायद दिक्कत हो, उनके दिमाग में शायद ये शब्द ना जाए, तो फंक्शन एक ऐसा शब्द है जो आपका चल जाएगा, कहीं पर भी आपके मार्क्स कटने वाले नहीं हैं। तो उत्पादन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? इसका अर्थ होता है उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों और उत्पाद के बीच का संबंध। मतलब जो भी हमारे संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं उसको हम उत्पादन फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि भाई मेरे पास कोई चीज पड़ी है, सपोज आपके पास में दूध, चीनी, चाय पत्ती सब पड़ा है, और आपको चाय बनानी है। मतलब आपके पास में दूध है, पानी है, चीनी है, पत्ती और गैस है। ठीक है, अब ये 4-5 चीजों का आप इस्तेमाल करोगे और आपको क्या मिल जाएगी? एक बनी बनाई स्वादिष्ट सी चाय। तो वो जो चाय मिली है वो आपका फाइनल आउटपुट हो गया, मतलब वो आपका उत्पादन हो गया। और ये जो चीजें इस्तेमाल की गई, जिसमें कि हमारा दूध, चीनी, चाय, चाय पत्ती, पानी, गैस, ये सब चीजें जो हो गई वो आ गई आपकी संसाधन में। ठीक है, तो अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ये बताता है कि विभिन्न उत्पादनों के स्तर पर कुछ निश्चित संसाधनों का प्रयोग से अधिकतम उत्पादन कितनी मात्रा में किया जा सकता है। कि जब हम अपने पास में कुछ संसाधन जब हमारे पास हैं तो हम उसका ज्यादा से ज्यादा कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना आउटपुट ले सकते हैं। जैसे अभी हम बात करें, भाई मेरे पास दूध भी है, मेरे पास पानी भी है, चाय की पत्ती भी है, चीनी भी है, गैस भी है। अब मेरे को अगर 10 कप चाय बनानी है तो क्या मेरे पास उतने संसाधन लिमिटेड हैं या नहीं है, या अनलिमिटेड है? कितने हैं मेरे को ये तो नहीं पता ना, उसकी मात्रा कितनी है, तभी तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को फाइनल आउटपुट कितना चाहिए। तो जब हम इन सारे रिलेशंस को पढ़ेंगे तो वो कहलाएगा हमारा उत्पादन संसाधन या फिर उत्पादन फंक्शन। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट इन चीजों को ध्यान में देना है। देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने अपने पेपर में ये सब लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। कि उत्पादन फंक्शन को हम निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू एफ एल के। Q इक्वल्स टू एफ एल के, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो ये समझो भैया आपके ये चैप्टर का बेड़ा पार हो गया। क्लियर? तो यहां पर जब हम Q इक्वल्स टू एफ और एल के लिख रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसको जानना बहुत जरूरी है। Q हो गया आपका आउटपुट, जैसे कि हम लिख रहे हैं Q हो गया आपका आउटपुट। F का मतलब यहां पर फंक्शन है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और L के मतलब होता है, देखो L और K, तो जो आउटपुट का जो फंक्शन है उसका संबंध है L और K के साथ। यहां पे L है श्रम और K है पूंजी। ठीक है, K क्या है? पूंजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अब उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला जो कारक है, जब हम एल लेकर चल रहे हैं, तो वो हो गया आपका श्रम। श्रमिकों की संख्या और उनकी क्षमता उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कि आपके पास में ये पता होना चाहिए कि भाई आपके जो श्रमिक है, जो लेबर है, वो किस तरीके से काम करने वाली है। वो ढीली है या आपको लगता है बहुत ही जुझारू है, मैं उससे कोई भी काम ले सकता हूँ, भाई कैसा भी
भी काम ले सकता हूं, ठीक है। और फिर आता है आपका पूंजी, पैसा, भाई काम करने के लिए पैसा भी तो चाहिए, ठीक है। और पैसे से आप क्या खरीदोगे, उपकरण, मशीनें और तकनीकी संसाधन। और फिर आती है आपकी भूमि, जमीन। कोई भी काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज चाहिए आपको, अगर फैक्ट्री डालनी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगी, जमीन। जमीन ही नहीं है तो भैया आप खेती कहां करोगे, फैक्ट्री का प्रोडक्शन कहां से लेकर आओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगी, आपकी खेती, ठीक है। और इसके बाद आता है आपके पास में उद्यमिता। उद्यमिता को हम लोग कह सकते हैं मालिक, ठीक है। तो अब अगर हम इन चारों चीजों को फिर से समझें तो हमारे पास में जो उत्पादन का जो फंक्शन है उसमें L और K का संबंध तो हमें पता चल गया। इसमें सबसे पहले आ गया आपके पास में श्रम, फिर आ गई आपका भूमि, ठीक है, मतलब जमीन, फिर आ गई आपकी कैपिटल यानी कि पूंजी, और फिर लास्ट में आता है आपका उद्यमिता। उद्यमिता को हम बोलते हैं मालिक, ठीक है, या एंटरप्रेन्योर। आजकल ये वर्ड बहुत चल रहा है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब इन चारों को भी हम कुछ और तरीके से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब ये हमारे संसाधन, जो हमारे ये चारों संसाधन है, इनको फिर हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है इसमें कुछ ऐसे फैक्टर जो स्थिर होते हैं। कौन से? स्थिर संसाधन, ठीक है, स्थिर संसाधन, क्लियर। और दूसरे होते हैं परिवर्ती संसाधन, ठीक है, परिवर्तनशील संसाधन। अब स्थिर संसाधन कौन से हो गए, तो यहां पे जब हम इन सब चीजों की बात करें इन दोनों की, तो इसमें एक टाइम पीरियड होता है, मतलब एक समय सीमा होती है कि हम उस समय सीमा के अंदर ही अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। एक होता है लॉन्ग ड्यूरेशन, एक होता है शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो हम लोग करेंगे लघु, लघु का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है, और फिर होता है दीर्घ, दीर्घ मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। तो हमने किस में काम करना है, लघु। लघु मतलब हो गया शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो जब हम लघु काल में काम कर रहे हैं, मतलब 1 साल 2 साल के लिए, तो हमारे को कुछ संसाधन क्या करने पड़ेंगे, स्थिर करने पड़ेंगे। तो स्थिर संसाधन कौन कौन से हो गए, सबसे पहला हो गया आपका भूमि मतलब जमीन, ठीक है। दूसरा आपकी पूंजी, और पूंजी जब भी हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा तात्पर्य होगा मशीनों के साथ में। और तीसरा हमारी उद्यमिता, ये हमारी क्या है, स्थिर संसाधन है। मतलब लघु काल में ये सभी संसाधन क्या रहेंगे, परिवर्तित, स्थिर रहेंगे। दोबारा लिख देता हूं, काल में ये सभी संसाधन स्थिर रहते हैं, ठीक है। और परिवर्तन जो है, परिवर्ती संसाधन, ये लघु काल में बदलते हैं। लघु काल में परिवर्तनशील रहते हैं। जैसे आपका हो गया क्या, श्रम, ठीक है। दूसरा कच्चा माल, क्लियर। अब ये वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे परिवर्तनशील संसाधनों एवं स्थिर संसाधनों के बीच में भी अगर तुमसे भेद पूछा जाएगा, अंतर पूछा जाएगा, तो आप इसको पूरा एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करके चलते हैं, इसमें क्या होता है, क्लियर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, सपोज फॉर एग्जांपल एक कैंडल मेकिंग बनाने वाला, कैंडल मेकर है, मतलब मोमबत्ती बनाने वाला, ठीक है। अब मोमबत्ती बनाने वाला, इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो उत्पादन है साल भर की, वो है 100 कैंडल्स, ठीक है। लेकिन दिवाली के समय
दिवाली या त्योहारी सीजन में, त्योहार में मोमबत्ती की मांग बढ़ती है। ठीक है, अब यहां पर वो क्या कर रहा था, जब वो 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा था या बना रहा था, तो उसने क्या किया कि एक तो लिया फिक्स्ड फैक्टर। जब हम के की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग यहां पर के, ये अस्थिर संसाधन, इसको हम के मान के चलते हैं, और परिवर्तनशील संसाधनों को हम एल लेकर चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसके पास एक 1 के है और 2 लेबर है। ठीक है, 1 के मतलब एक मशीन प्लस 2 श्रम, और कितना उत्पादन कर रहा है, वो 100 मोमबत्ती का उत्पादन कर रहा है इसके साथ में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। जब एक मशीन और 2 श्रम है तो वो 100 मोमबत्तियों का उत्पादन कर रहा है। लेकिन जैसे ही दिवाली का सीजन आता है, दिवाली का त्योहार आता है, तो उसकी डिमांड बढ़ गई। तो अब वो बना रहा है 200 कैंडल, तो वो क्या करेगा, एक ही मशीन रखेगा लेकिन लेबर बढ़ा देगा 4। ठीक है जी, हो सकता है वो 1 के प्लस 6L लेकर भी 300 भी ले आए। क्लियर। अब जैसे ही ये दिवाली का सीजन खत्म हो गया तो वो वापस से क्या करेगा, अपने इन परिवर्तनशील संसाधनों को कम कर देगा, वापस से इस सिचुएशन पर आ जाएगा और वो उतने ही कैंडल बनाएगा जितने की उसकी जरूरत है। ठीक है, मतलब जितनी मांग है बाजार में, उन चीजों की जितनी मांग है वो उतनी ही चीजें बनाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि उसने एक संसाधन को स्थिर रखा। ठीक है, स्थिर रखा, और दूसरे को परिवर्तित किया। ठीक है, तो जब वो परिवर्तित किया तो वो हो गया हमारा क्या, परिवर्तनशील संसाधन। तो यहां पर आपने यही देखना है कि लघु काल में ठीक, एक संसाधन मतलब 1 के प्लस 2L, मतलब एक संसाधन को स्थिर रखा जाता है और दूसरे को परिवर्तित किया जाता है। तो यही हमारा इस पूरे चैप्टर की कहानी है। जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब इसी चीज से ही संबंधित है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहां क्या है, उत्पादन फंक्शन की विशेषता है। तो यहां पर क्या है, विभिन्न मात्रा में श्रम और पूंजी के संयोजन से उत्पादन की मात्रा होती है। यह निर्धारित करता है कि एक निश्चित तकनीकी स्थिति में श्रम और पूंजी का संयोजन कितना अच्छा उत्पादन कर सकता है। तो वही हमने जो किया, 1 के प्लस 2L, ठीक है, 1 के प्लस 4L या फिर 1 के प्लस 6L। तो जो भी हम इसमें उत्पादन करेंगे उसी चीज को देखना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना है, जैसे कि हमारे पास है संवर्धित उत्पाद या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम सीमांत उत्पादन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन। ये सब चीजें जरूरी है आपको जानना। होता है क्या है, अभी समझा दूंगा। संवर्धित उत्पादन या मार्जिनल प्रोडक्ट वह अतिरिक्त उत्पादन है जो किसी एक अतिरिक्त संसाधन को जोड़ने से उत्पन्न होता है। तो MP इक्वल्स टू डेल्टा TP अपॉन डेल्टा MP। ठीक है, जहां हमारे पास में MP है संवर्धित उत्पाद, TP है कुल उत्पाद में परिवर्तन, और श्रम में परिवर्तन डेल्टा L। तो MP को हमें कैसे निकालना है, डेल्टा TP अपॉन डेल्टा L। या तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या इसका सिंपल सा एक और मेथड है, MP इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस 1। अभी इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि मैं अभी इसका न्यूमेरिकल भी कराऊंगा एक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझना।
ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपके पास में कुल उत्पाद। ये कुल उत्पादन की मात्रा है जो श्रमिकों और पूंजी के संयोजन से बनती है। उत्पादन औसत उत्पादन वह है जो कुल उत्पाद को श्रमिकों की संख्या से विभाजित करके प्राप्त होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी आएंगी 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। ये इसको समझने के लिए पहले हमारे को एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी जरूरी है जानना। तो हमारे को 3 चीजें पढ़नी है। पहला है टीपी, जिसको हम बोलते हैं कुल उत्पादन। ठीक है, कुल उत्पादन। दूसरा है हमारे पास में एपी, जिसको हम बोलते हैं औसत उत्पादन। ठीक है। फिर आता है हमारे पास एमपी, जिसको हम बोलते हैं सीमांत उत्पादन। ठीक है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। इसको टीपी को निकालने का होता है एपी इंटू एल। एपी निकलेगा टीपी डिवाइडेड बाय एल, और एमपी अभी मैंने आपको बताया टीपीएन माइनस 1 करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है। अभी मैं आपको बताता हूं इसमें हमें क्या निकालना है। प्रोडक्शन की मतलब उत्पादन की 3 अवस्थाएं। ठीक है, 3 अवस्थाएं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही वाला जो क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में आएगा, और ये जरूर आएगा। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों की डेफिनेशन लिखो पहले, और फिर इसका तालिका बनानी है। तालिका यानी कि इसका आपको टेबुलेशन ड्रॉ करना है। इस टेबुलेशन को बहुत ध्यान से समझना। हमने यहाँ पे पहले लिखना है क्या, लेबर, यूनिट ऑफ लेबर, या हम यहाँ पे इसको यूनिट लिख दो या फिर लेबर लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। फिर आपने लेकर आना है टीपी। ये एज इट इज आप याद कर लो, बहुत आसान है। सबसे आसान चीज आपको समझाऊंगा मैं। 2 5 9 12 14 15 15 और 14, ये वाला टेबुलेशन आपको याद करना है। ठीक है। अब आपको निकालना है एपी। एपी कैसे निकलेगा, टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स या फिर एल, जो मर्जी कर लो। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2, इसको डिवाइड करेंगे आएगा 2.5, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 3, 12 को 4 से करेंगे 3, 14 को 5 से करेंगे 2.8, डिवाइड करना है 15 को, तो 6 दूनी 12, 3 रहेगा 2.5, 7 दूनी 14, 1 और 14 करेंगे 8 दूनी 16 होता है तो 1.7। ठीक है। इस तरीके से हमने निकाला, मतलब इसको डिवाइड करके हमने एपी को कैलकुलेट करना है जब हम टीपी को यूनिट्स के साथ डिवाइड करेंगे। इसके बाद आता है हमारा एमपी। एमपी कैसे निकलेगा, जब हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, मतलब टीपीएन माइनस 1। अब यहां पर क्या है, इसके ऊपर तो यहां पर 2 से ऊपर कुछ नहीं है, तो ये हो गया 2 - 0 2। फिर आपने यहां से इसको माइनस करना है, 5 - 2 3, 9 - 5 4, 12 - 9 3, 14 - 12 2, 15 - 14 1, 15 - 15 0 और 14 - 15 इक्वल्स टू -1। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहां हमें क्या निकालना है, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उत्पादन की 3 अवस्थाएं। अब यहां तक आप देखो, सिर्फ उसको भूल जाओ। मैं यहां पे खड़ा हूं ना, इधर देखो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भैया ये कहां तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 2 5 9 12 14 15 15 14, तो आप सब लोगों का आंसर क्या होगा कि सर ये जो टीपी है वो यहां तक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 15 तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं नहीं मेरे बच्चों ये बढ़ रहा है सिर्फ 9 तक, तो आप कहोगे सर ये कैसे, क्योंकि जो टीपी का डिफरेंस है वो हमें एमपी शो करता है कि इसमें डिफरेंस कितना है, 2 और 3 का डिफरेंस है तो 5 आया, 2 + 3 5, और 5 और 9 में कितने का डिफरेंस हो गया 4, और 9 और 3 में फिर कितने का हुआ 3 का। बड़ा नहीं है, घटा है। क्या है, दोबारा समझो, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है आपने। 2 और 5 में कितने का डिफरेंस हो गया 3 का, 5 और 9 में कितने का डिफरेंस हो गया 4 का, 9 और 12 में कितने का डिफरेंस हो गया 3 का। समझ रहे हो,
फिर 12 से 14 में 2 का, मतलब बढ़ नहीं रहा, घट रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखेंगे तो बढ़ भी रहा है, कि यहां पर ऐसे नजर आएगा तो ये सबसे बड़ा तो यहां पर है। लेकिन यही ट्विस्ट है आपको, ठीक है। तो इधर हम 3 नंबर पे एक लाइन डाल देते हैं, क्लियर। यहां पे एक लाइन डाल देते हैं, तो ये हो गई पहली अवस्था। क्या हो गई? पहली अवस्था, क्लियर। फिर हम 7वें पॉइंट पे यहां तक इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गई हमारी दूसरी अवस्था, ठीक है, मतलब थर्ड स्टेज। और ये है हमारी फाइनल, मतलब तीसरी, क्लियर। तो इसमें हमने क्या करना है कि इधर देखा कि ये पहली अवस्था है, ये दूसरी अवस्था, ये तीसरी अवस्था। अब यहां क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि यहां पर टीपी जो है, टोटल प्रोडक्शन की ओर ध्यान दो, टीपी बढ़ रहा था बढ़ती दर से, तो एमपी क्या था? एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। तो अगर हम सिर्फ टीपी की ओर देखेंगे तो टीपी बढ़ रहा है बढ़ती दर से। दूसरी अवस्था में टीपी बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से। पहली स्टेज में क्या हो रहा है? टीपी बढ़ रहा है बढ़ती दर से, और दूसरी स्टेज में क्या हो रहा है? टीपी बढ़ रहा है घटती दर से। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझ लेना कि फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज में टीपी बढ़ रहा है बढ़ती दर से, ठीक है, बढ़ती दर से। आपने इसी चीज को ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है? टीपी बढ़ रहा है घटती दर से। कैसे? घटती दर से, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है? थर्ड स्टेज में टीपी घट गया। टीपी क्या हो रहा है? घट रहा है, टीपी घट रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस रहने दो, लेकिन यहां पर आपको ये चीजों को समझना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसी स्टेज में एपी और एमपी की भी बात करें, एपी और एमपी की भी इसी स्टेज में बात करते हैं, तो एपी बढ़ रहा है, ठीक है, एपी भी बढ़ रहा है, और तीसरा एमपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। और यहां चौथा पॉइंट और नोट कर लेना, यहां पर एमपी जो है वो एपी से ग्रेटर है, तो एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी ग्रेटर देन एपी, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या हुआ? सेकंड स्टेज में जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहां 3, 2.8, 2.5, 2.1, तो एपी क्या होता है? एपी घटता है, एपी घटता है। एमपी क्या हो रहा है? एमपी भी घट रहा है, एमपी भी घट रहा है, ठीक है। लेकिन यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और हो रही है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और हो रही है सेकंड स्टेज में, उसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। उसकी ओर कैसे आप ध्यान दोगे? कि जहां पर एमपी में एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई, वो क्या हुआ? एमपी शून्य हो गया, एमपी क्या हो गया? शून्य हो गया। एमपी भी घट रहा है, एमपी क्या होता है? शून्य हो जाता है, एमपी शून्य हो जाता है। और कब होता है? जब टीपी अपने हाईएस्ट और कांस्टेंट होता है, जब टीपी क्या होता है? अधिकतम और स्थिर होता है, ठीक है। अब दोबारा से देखो, जो चीज यहां पर है ना, मैंने वही लिखी है, उससे अलग से कुछ नहीं लिख रहा। तो आपको अगर टेबुलेशन याद हो जाता है तो आप समझो आप इसकी थ्योरी पूरी की पूरी लिख सकते हो। तो जहां टीपी बढ़ रहा था, जहां टीपी मैक्सिमम हो गया और कांस्टेंट हो गया, वहां एमपी हो गया 0। और ये वाला जो पॉइंट है ना मेरे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको तो आपको ऐसे समझ लो, ये आपका रामबाण काम करेगा अगर आपने इसको पढ़ लिया तो। क्यों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आपको 1 नंबर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड स्टेज में। तो थर्ड स्टेज में क्या हुआ? एमपी
डिक्लाइन हो गया, सॉरी टीपी डिक्लाइन हो गया, एमपी क्या हो रहा है, एमपी नेगेटिव हो गया, तो एमपी क्या हुआ, एमपी हो गया ऋणात्मक, ठीक है, एमपी ऋणात्मक। और एपी जो है वो घट गया, सही है। तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं, तीनों स्टेजेस को आपका इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसी को ही आपने याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको करा दी है, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम एक अभी डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, इसी के बेसिस पे, अभी आप देखना, इसी के बेसिस पे हम लोग एक डायग्राम भी ड्रॉ करने वाले हैं, पूरे ही चीजों से रिलेटेड, क्लियर। तो ये हमने एक लाइन ली, यहां पर आप 0 मेंशन करो, क्लियर। इस पे अभी आपने वाई एक्सिस पे टीपी के जो पॉइंट्स थे, कौन से, ये जो हमारे टीपी के पॉइंट्स है वो यहां पर आएंगे, ठीक है। कौन से, टीपी वाले, टोटल प्रोडक्शन, मतलब 2 कहां से स्टार्ट हो रहा है, 2 5 9 15 तक हाईएस्ट जा रहा है, हम इसको 16 तक ले जाते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, और यहां हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट्स जैसे जैसे बनते जाएं, बनाते जाओ, तो 1 पर हमारा था 2, ठीक है, 2 पे कितना है 5, तो 2 4 और ये रहा 5, फिर 3 पर कितना है 9, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो 3 पर कितना आएगा 9, तो 3 पर आ गया बेटा आपका 9। 4 पे कितना है आपके पास में, 4 पे है 12, तो 4 पे चला गया ये 12, फिर आ जाएगा आपका 14 15 15 और फिर 14, ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी कुछ इस तरीके की शेप लेता हुआ टीपी बनेगा, क्लियर। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसकी भी जो शेप है, ये और छोटा सा बनाता हूं मैं, तो ये कुछ शेप ऐसे जाएगी, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये फ्री हैंड इस तरीके से बनेगा, तो जहां पर ये हाईएस्ट और कांस्टेंट है वहीं से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। तो मैं एक बारी और इसको पूरा प्रॉपर दिखाता हूं, जहां पे ये हाईएस्ट और कांस्टेंट था मैंने इसी के नीचे ये लाइन ले ली। यहां पर एक और डायग्राम ड्रॉ करने से पहले जो ऊपर वाली लाइन है इसी को मैं कॉपी करता हूं, नीचे तक ले आया, इधर आपकी ये सेकंड स्टेज है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। 1 2 3 पर आपकी फर्स्ट स्टेज है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। तो यहां पर आपकी सेकंड स्टेज, पहले मैंने एपी को ड्रॉ किया, ऊपर 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 ऊपर, इसको नीचे ले आए, फिर हम एमपी को ड्रॉ करेंगे, यहां से एमपी ऊपर जाता है, नीचे नीचे नीचे, और ये 0, ठीक है, ये 0 हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो सर अब ये सारी चीजें कैसे मिक्स हो रही हैं, तो देखो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में एमपी ग्रेटर देन एपी है, ये रहा एमपी ग्रेटर देन एपी, और यहां पर भी आप देखोगे तो ये था 4 और ये था 3, तो एमपी जो है वो एपी से ग्रेटर है, ये हमने एमपी ड्रॉ किया, ये हमने एपी ड्रॉ किया, ये एमपी ऊपर है, क्लियर। और इसके बाद क्या हो रहा है, एमपी 0 हो रहा है और टीपी मैक्सिमम और कांस्टेंट है, तो आप ये देखो टीपी मैक्सिमम और कांस्टेंट है और एमपी यहाँ पे 0 है, फिर एमपी नेगेटिव हो गया, एमपी नेगेटिव हो गया और टीपी डिक्लाइन हो गया, ठीक है। एक बारी और ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, बहुत आसान है ये वाला। यहां पर आपने इस तरीके से ड्रॉ करो, देखो मेरे हैंड का मूवमेंट ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर ऊपर ऐसे लेके जाओ, कांस्टेंट कर दो और नीचे ले आओ, ठीक है। तो जहां से आप इसकी शेप चेंज कर रहे हो, ये हो गया फर्स्ट स्टेज, जहां ये हाईएस्ट और कांस्टेंट है ये हो गया आपका सेकंड स्टेज। इसी के नीचे एक और डायग्राम ड्रॉ कर दो, ये आप ये लाइन एज इट इज ड्रॉ करो, ये लाइन भी एज इट इज ड्रॉ करो। पहले बनाओ एपी, एपी लेके जाओ फर्स्ट स्टेज में जाकर ये कांस्टेंट करके, और फिर इसको नीचे यहाँ पर ऐसे छोड़ दो, ठीक है। फिर एमपी, ये देखो ये यहाँ पर हाईएस्ट है, इसको यहाँ टच कराना है, यहाँ पर इसको टच कराना है, ये जैसे ये यहाँ पे जाके टच हो जाए और नीचे ले जाओ, ठीक है। तो जहां ये हाईएस्ट और कांस्टेंट है तो एमपी हमारा 0 है,
और फर्स्ट स्टेज में एमपी ग्रेटर देन एपी है। क्लियर? तो यहां तक तो मेरे को लगता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको टेबुलेशन भी ड्रॉ करनी है और डायग्राम भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका आप चाहो तो पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत आसान है, बहुत आसान चीज मैंने आपको समझा दी है और बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी, अब नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इसका कि हमारे को इसकी थ्योरी में कैसे पढ़ना है। अब सर इसको लिखना कैसे है? ठीक है, तो अगर हमारे को इसमें क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, तो पहले टीपी एपी और एमपी के बीच को उसको दर्शाना है, संबंध को दर्शाना है। तो टीपी का वक्र हो गया, औसत वक्र हो गया, संवर्धित वक्र हो गया। ठीक है, ये चीजें अभी हमने देखी हैं, ये इनकी डेफिनेशन भी हमने देखी और इसका टेबुलेशन भी, तो आप एज इट इज लिख देना। और इसके बाद हमारे को पहले चरण में क्या है, एमपी और एपी दोनों बढ़ रहे हैं। दूसरे चरण एमपी घटने लगता है लेकिन टीपी अभी भी बढ़ रहा है लेकिन घटती दर से, और एमपी नकारात्मक हो गया मतलब ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कि उत्पादन फंक्शन जिसको हम रिटर्न टू फैक्टर बोलते हैं, या फिर हम इसको रिटर्न टू फैक्टर की जगह पर हम बोलते हैं परिवर्तित संसाधनों का नियम कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि विशेष उत्पादन जैसे श्रम और पूंजी में वृद्धि करने पर उत्पादन में कितना परिवर्तन आता है, इसको हम 3 मुख्य चरणों में बांटते हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। पहला चरण हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, जब हम एक विशेष कारक श्रम या पूंजी की मात्रा बढ़ाते हैं, उत्पादन में वृद्धि की दर तेजी से बढ़ती है। इसका मतलब है कि एक अतिरिक्त श्रमिक को जोड़ने से उत्पादन में अधिक वृद्धि हो जाती है। और इसका कारण क्या है, श्रमिकों और पूंजी का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाता है और संसाधनों को अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। जब हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं तो वहां जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे, अपने संसाधनों को बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे हमारा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, अब इसको एक और समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा यूनिट्स, यहाँ हम यूनिट्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम वही टेबुलेशन है 2 5 9 12 14 15 15 14, और ये यूनिट जो है वो किसकी है, लेबर की, और ये हमारा प्रोडक्शन है। तो हमने सोचा भाई एक लेबर लेकर आते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, दूसरी लेबर लेकर आए तब भी हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, तीसरी लेकर आए फिर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये होता है जैसे हम एक और लेबर लेकर आते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय बढ़ तो रहा है लेकिन घटती दर से। ठीक है, तो वो घटने लग जाता है। क्यों लग जाता है कि भाई कई बार जो लेबर होते हैं ना वो आपस में बातचीत करने लग जाते हैं, कोई बीमार हो गया तो हमने कहा यार ये तो काम नहीं कर रहा, चलो इससे काम करा के देख लेते हैं, और ले आते हैं, तो प्रोडक्शन और नहीं बढ़ता बल्कि कम हो जाता है। ठीक है, फिर हमने जैसे जैसे अपनी लेबर को बढ़ाया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घट गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि लेबर कभी छुट्टी पे चली गई, कभी कोई बीमार हो गया, कभी कुछ भी कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने लेबर को इंक्रीज करते रहते हैं कि कभी ना कभी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, इस जगह पर जाकर वो पहले कांस्टेंट हो जाता है और फिर यहाँ पर डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास में है, यदि एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या बढ़ाई जाती है तो वो आपस में मिलकर काम करते हुए अधिक उत्पादकता का प्रदान कर सकते हैं। इसका परिणाम होगा कि उत्पादन तेजी से बढ़ेगा। तो ये तो फर्स्ट स्टेज की कहानी थी। ठीक है, दूसरे में क्या है, जब हम एक विशेष कारक श्रम को बढ़ाते हैं तो उत्पादन की वृद्धि दर घटने लगती है, यानी हर अतिरिक्त श्रम जोड़ने से उत्पादन की में वृद्धि की दर कम हो जाती है। हालांकि कुल उत्पादन अभी भी बढ़ रहा है लेकिन उसकी गति धीमी हो जाती है। ये चीजें भी हमने पढ़ी हैं। ठीक है, इस अवस्था में श्रमिकों का उपयोग किया जाता है लेकिन संसाधन सीमित होते हैं कि श्रमिक के द्वारा किया जाने वाला योगदान कम हो जाता है। इसका मतलब कि श्रमिकों की बीच भीड़ बढ़ने लगती है और उनका योगदान कम प्रभावी हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखना और इसको नोट कर लो, याद कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कारखाने में पहले से ही पर्याप्त श्रमिक काम कर रहे हैं और जब हम श्रमिकों को जोड़ते हैं तो प्रत्येक श्रमिक का व्यक्तिगत योगदान पहले जितना अधिक नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट है ऋणात्मक। इस चरण में जब हम एक विशेष कारक की मात्रा मतलब श्रम को बढ़ाते हैं तो उत्पादन घटने लगता है,
क्योंकि श्रमिक को जोड़ने से उत्पादन की कमी होती है। यह स्थिति तब आती है जब संसाधन पूरी तरीके से व्यस्त हो जाते हैं और अधिक श्रमिकों को जोड़ने से उत्पादन की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्य कारक जैसे उपकरण, हो सकता है कि मशीनें खराब हो गई हैं, हो सकता है लाइट नहीं आ रही, तो बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंपैक्ट करता है। क्लियर? तो होप आपको ये वाला चैप्टर अब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसको आप पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज याद कर लो और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं ये पूरे पेपर में आप लिख कर आ जाना। पूरे 6 नंबर मिलेंगे और मेरी बात को बिल्कुल नोट करके चलो कि ये 6 नंबर का चैप्टर अब आपके हाथ से जाने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर हम लागत यानी कि कॉस्ट के चैप्टर को पढ़ेंगे कुछ इसी तरीके से, जहां पर हम हिंदी में हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।